हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शारंग मिंसन में सुधांशु ध्रुवी को छोड़ने शारंग मिंसन आया हुआ था। जब सुधांशु की कार शारंग मिंसन के पार्किंग में रुकती है और सुधांशु सिर घुमाकर ध्रुवी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी मंजिल आ गई। जिसे सुनकर ध्रुवी मुस्कुराते हुए सुधांशु की तरफ देख कर बोले, मेरी मंजिल ये नहीं है, अवस्थी हाउस है। ये तो वो जगह है जहाँ से मैंने मंजिल तय करना शुरू किया था। सुधांशु की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोले, चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल के लिए गुड नाइट। ध्रुवी सुधांशु के बात पर हल्का सा उसके पास आया, उसके गाल पर किस करते हुए बोली गुड नाइट। सुधांशु ध्रुवी के पीठ को थपथपा देता है। जब बाहर से कोई सुधांशु के साइड का डोर नॉक करता है, जिसे सुनकर ध्रुवी और सुधांशु दोनों उस साइड देखते हैं जहाँ पर धैर्य खड़ा हुआ था। धैर्य को देखकर ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, लगता है भाई वापस आ चुका है। सुधांशु ध्रुवी की बात सुन अपना सिर हिला देता है तो धैर्य फिर से दरवाजे पर खटखटाते हुए कहता है, बाहर आओ। ध्रुवी धैर्य को गहरी नज़र से घूरते हुए सुधांशु की तरफ देखकर बोली, सेफ ड्राइव। घर पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना। सुधांशु ध्रुवी की बात पर धैर्य की तरफ इशारा करते, शायद उन्हें कुछ बात करनी है मुझसे। ध्रुवी सुधांशु की बात पर अपना सिर नहीं में हिला कर वो हर बार की तरह कुछ बकवासी करेंगे। उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा है, इसलिए तुम घर निकलो। सुधांशु ध्रुवी की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें फेस रीडिंग भी आती है? मुझे पता नहीं था। मैं जिन्हें अच्छे से जानती हूँ उनका चेहरा पढ़ सकती हूँ, सब लोगों का नहीं। और तुम्हारे एक्साइटमेंट को देखकर लग रहा है कि तुम सच में मेरे भाई से गाली खाना चाहते हो। ध्रुवी ने सुधांशु को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं क्यों गाली सुनने लगा? उन दोनों को तो अभी भी बातें करता हुआ देख धैर्य गुस्से में दरवाजे पर लात मारते हुए, मैंने कहा दरवाजा खोलो। ध्रुवी धैर्य की गाड़ी पर लात मारने पर सुधांशु की तरफ एक नज़र देख पैसेंजर सीट से बाहर निकल कर घर वापस आकर बोली, आपने गाड़ी पर लात क्यों मारी? धैर्य ध्रुवी की बात पर उसे घूरते हुए, मुझे तुमसे नहीं उनसे बातें करनी है। ये कहते हुए धैर्य ने सुधांशु की तरफ पॉइंट किया। सुधांशु जो कि तैयारी के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशंस को देख पा रहा था, गाड़ी से बाहर आते हुए व्हाट हैपेंड? धैर्य सुधांशु को गाड़ी से बाहर देखकर उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से, तुझसे कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना। सुधांशु अचानक धैर्य के कॉलर को पकड़ने पर थोड़ा हैरान होने के बाद उसके हाथ को अपने कॉलर से हटाने की कोशिश करते हुए बोला, जरा तमीज से बात करो, अपने ये हाथ मेरे गिरवान से हटाओ। ये कहते हुए सुधांशु धैर्य के हाथ को झटक देता है। धैर्य सुधांशु के हाथ को झटकने के बाद उसे मारने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाता है। उसे पहले ही ध्रुवी सुधांशु के सामने आकर धैर्य को दूर धक्का देते हुए कहते, स्टे अवे फ्रॉम हिम, यू अंडरस्टैंड। धैर्य ध्रुवी के धक्का देने पर खुद को संभालते हुए ध्रुवी के गुस्से में घूर कर बोला, पहले मैं तुम्हारी अट्रैक्शन समझकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। इस भिखारी के पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इस घर में नहीं मिल रहा? ध्रुवी धैर्य की बात पर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, शट योर फकिंग टंग, अदरवाइज भूल जाऊंगा मेरे भाई। और क्या कहा आपने? इस भिखारी के पास ऐसा क्या है? तमीज, रेपुटेशन, जो कि उसने बनाया है, आपकी तरह खरीदा नहीं है। ध्रुवी की बात पर धैर्य गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम पूरी रात कल उसके साथ क्या कर रही थी? मैं जब वापस आया तो मुझे सर्वेंट ने बताया कि तुम कल पूरी रात यहाँ नहीं थी। मतलब तुम इस दो कौड़ी के आदमी के साथ थे? क्या कर रही थी उसके साथ? ध्रुवी धैर्य के बाद अपने दांत पीसते हुए, नॉन ऑफ योर बिजनेस। आप भी गए थे ना हैदराबाद? मैंने पूछा, भाभी के साथ क्या करने गए थे? नहीं ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है मुझे कुछ पूछने का। धैर्य ध्रुवी की बात पर उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर करता है तो सुधांशु धैर्य के हाथ को पकड़ लेता है और इज्जत के साथ नीचे रखते हुए कहता है, आई डोंट नो आपको मुझसे क्या दिक्कत है, बट आई लव ध्रुवी और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। धैर्य सुधांशु की बात पर अपने दांतों को पीसते हुए बोले, लगता है बाप के मर जाने से रास्ता खाली हो गया तुम्हारा, जो चाहे वो कर रहे हो। सुधांशु अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर धैर्य को घूरते हुए बोला, मैं तमीज से और शांत लहजे में बात कर रहा हूँ, तो आप बात इधर से उधर मत लेकर जाओ, वरना क्या कर लोगे तुम मेरा? धैर्य ने सुधांशु के सामने आते हुए, जिसे देखकर ध्रुवी धैर्य की सुधांशु से दूर करते हुए सुधांशु से बोली, इनसे लड़ना बेकार है, हम कल डैड से बात करेंगे हमारी शादी के लिए। जिसे सुनकर धैर्य व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, तुम मर भी जाओ ना तो तुम्हारी शादी इस मिडिल क्लास के साथ तो कभी नहीं करेंगे। आई एम वेरी लकी दैट द प्रिंसेस ऑफ योर हाउस वांट्स टू लिव इन पुअर मिडिल क्लास हाउस लाइक माइन। और ये शायद इसलिए है क्योंकि जो खुशी उस मिडिल क्लास घर में मिली, तुम्हारे इस बड़े आलिशान महल में नहीं मिली। सुधांशु ने धैर्य की बात पर आकर कर कहा। ये सुनकर धैर्य अपना सिर हिलाते हुए बोला, नाक रगड़ कर रोगे ना तो भी ध्रुवी से शादी नहीं कर पाओगे, तुम बस देखते जा। ध्रुवी धैर्य को इग्नोर कर सुधांशु की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, गुड नाइट। सुधांशु ध्रुवी के इशारे पर अपने सिर हिला गाड़ी में बैठ जाता है और एक नज़र धैर्य को घूरने के बाद वहां से घर के लिए निकल जाता है।
सुधांशु के जाने के बाद ध्रुवी एक गहरी सांस भरकर मेंशन के अंदर जाने लगी। जब धैर्य उसके रास्ते में आकर बोला, सो कर आई हो उसके साथ? अचानक धैर्य के सवाल को सुन ध्रुवी उसे एक नज़र घूरने के बाद उसके साइड से जाने की कोशिश करते हुए, बकवास मत कीजिए, मुझे अंदर जाना है। धैर्य अपना हाथ आगे करते हुए ध्रुवी को घूर कर बोला, जो पूछा उसका जवाब दो, कल पूरी रात उसके साथ थी ना, बहुत ऐश किया। ध्रुवी धैर्य के हाथ को झटकते हुए गुस्से से बोली, पागल हो चुके हो आप? अपने दिमाग का किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर इलाज करवाइए। धैर्य ध्रुवी की बाजू को कसकर पकड़ते हुए, अगर मैंने सुना कि तुमने उसके साथ कुछ किया है तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ध्रुवी धैर्य के हाथ को छुड़ाकर एक झन्नटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद देती और एक और तमाचा धैर्य के गाल पर जलकर कहती है, शायद ये तमाचा मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। ध्रुवी के थप्पड़ मारने पर धैर्य का दिमाग घूम जाता है और वो ध्रुवी के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए उसे मारने की कोशिश जिसे देखकर ध्रुवी धैर्य के टखने पर अपनी हील के एक लात मारकर उसे खुद से दूर धकेल कर बोली, कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ मैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हर बार आप लोगों की नहीं चलेगी। आई एम इंडिपेंडेंट, बचपन से खुद को संभालती आई हूँ मैं, और जब अपनी पसंद की बारी आई आप लोगों की पसंद से शादी करूँ तो मुझे ये नहीं होगा, मैं उसी से शादी करूँगी जिसे मैंने पसंद किया। ये सुनकर धैर्य अपने आप को संभालते हुए अपने शर्ट को ठीक करके ध्रुवी को घूरते हुए बोला, मुझे मारा ना तुमने, यू जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट डू आई डू विथ डैट मिडिल क्लास डॉग। ध्रुवी धैर्य की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर इस घर में कोई भी लड़का मेरा रिश्ता लेकर आए या फिर सिद्ध को जरा से भी दिक्कत है, आपको बर्बाद कर दूंगी मैं। ये सुनकर धैर्य ध्रुवी को बुरी तरीके से घूरते बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो ना? ना ध्रुव, शारंग कभी धमकी नहीं देती, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। बाय द वे, गुड नाइट। दिमाग काफ़ी खराब कर दिया मेरा। ध्रुवी ने धैर्य की बात को इग्नोर कर अंदर की तरफ जाते हुए जिसे देखकर पीछे से धैर्य चिल्ला कर बोला, कल दादू तुम्हारे लिए लड़का लेकर आ रहे हैं। ध्रुवी धैर्य की बात को बिना कोई जवाब दिया अंदर की तरफ चली जाती। उसे जाता हुआ देख धैर्य सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देख कर बोला, ध्रुवी अगर घर से बाहर भी निकली तो तुम सभी जान से जाओगे। इतना करके धैर्य अंदर की तरफ चला जाता है और सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पर चौकन्ना होकर खड़े हो जाते हैं। 4 सीजन होटल मुंबई। होटल के पार्किंग लॉट में चित्रांग की गाड़ी आकर रुकती है और वो होटल को देखते हुए थोड़ा कंफ्यूजन में माही से कहता है, तुम्हारा पेशेंट यहाँ है? माही चित्रांग के सवाल पर गाड़ी से बाहर आते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, हो थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। ये सुनकर चित्रांग भी गाड़ी से बाहर आकर माही की तरफ देखते बोले, लेकिन इस वक्त एक होटल मुझे सही नहीं लगता, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। माही चित्रांग के बाद उसकी तरफ देखते हुए, शायद उनके पार्टनर की तबीयत खराब हो गई हो, क्या तुम कंफर्टेबल हो? चित्रांग एक पल रुक कर बोला, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इस तरीके से तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। जिसे सुनकर माही अपने बैग अपने कंधे पर लटकाते हुए बोले, तो चलो यहाँ पर रख कर वेदर चेंज होने का वेट कर रहे हो? माही की बात पर चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं। माही चित्रांग के बाद अपना सिर हिलाते हुए अंदर की तरफ चली जाती है और चित्रांग भी इधर उधर देखते हुए उसके साथ चला जाता है। माही रिसेप्शन पर जाकर कुछ बातें करने लगती है और चित्रांग सारे सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगता है जो कि उसके दिमाग का ऊपर से जा रहा था। ऐसे तो वो बहुत स्मार्ट बनता था, लेकिन आज उसकी स्मार्टनेस का कहीं गायब हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद माही चित्रांग की तरफ देखते हुए बोली, चले। चित्रांग माही की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देता है और दोनों लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। लिफ्ट में पहुंचने के बाद चित्रांग पूरे होटल को देखते हुए माही से बोला, कुछ ज़्यादा है लग्जरियस नहीं है ये होटल? माही लिफ्ट में लगे मिरर में देखकर अपने लिपस्टिक को ठीक करते हुए चित्रांग से, क्यों तुम पहले ऐसी खूबसूरत होटल में नहीं गए? ये कहते हुए माही चित्रांग की तरफ देखती है तो चित्रांग माही की न्यूड लिपस्टिक से भरी ओठों को एक नज़र देखने के बाद अपनी नज़र हटाते हुए कहता है, मैं इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होटल में गया हूँ जो कि बीच साइड पर बनी होती है और वहाँ एक व्यू बहुत अच्छा आता है, लेकिन यहाँ मुझे अजीब लग रहा है। ये सुनकर माही एक आ भरते हुए चित्रांग के हल्के पास आकर, बाय द वे हैप्पी बर्थडे। माही को अपने पास आता देख चित्रांग लिफ्ट के किनारे से चिपकते हुए थैंक यू। ये देख कर माही चित्रांग का 2 पीस सूट के जैकेट को अपनी मुट्ठी में भर उसे अपने पास खींचकर, इतने फट्टू क्यों हो तुम? जिसे देखकर चित्रांग माही के हाथ को अपने कपड़े से हटाते हुए, ये क्या कर रही हो तुम? कोई देख लेगा। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे अपनी नहीं किसी पड़ोसन के बीबी को उठा कर लाए हो। माही ने चित्रांग को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर चित्रांग कंफ्यूज, मैं क्यों किसी लड़की पड़ोसन की बीबी को लाने लगा? मैंने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, इस बात का घमंड है मुझे। माही चित्रांग के बात सुन अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा और चित्रांग उसे सब करता हुआ देखने लगा। जब उनकी लिफ्ट आकर 30 फ्लोर पर रुकी और माही लिफ्ट से बाहर आई, चित्रांग भी उसके पीछे लिफ्ट से बाहर आते हुए बोले, तुम्हारे पेशेंट के पास दिमाग नहीं है क्या? नीचे में रहना चाहिए था ना, इतने ऊपर रहने की क्या? ये कहते हुए चित्रांग चुप हो जाता है क्योंकि माही उसे बुरी तरीके से दूर से ही माही घूरती हुई नज़र को महसूस कर चित्रांग छोटा सा मुंह बनाकर ये माही चित्रांग की बात को बीच में कर, पहले रूम में चले उसके बाद बात करें। चित्रांग माही की बात
सुन तुम कुछ कहने लगा, जिस पर माही उसकी बात को बीच में फिर काट कर बोली, चुप। दिन भर चपर 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 चपर, तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता क्या? चित्रांग माही के फटकार सुनकर चुप हो जाता है और माही एक कमरे के पास जाकर चाबी स्वाइप करती है तो दरवाजा खुल जाता और माही अंदर चली आती है। चित्रांग माही के पीछे कमरे के अंदर आता है तो सारी लाइट्स ऑफ थी। जब माही स्विच ऑन करती है तो वो पूरा रूम रेड रोजेस के साथ व्हाइट रोजेस के डेकोरेटेड था और सामने वाले बॉल से पूरी चमकती हुई मुंबई शहर दिख रही थी, क्योंकि सामने का पूरा बॉल शीशे से बना हुआ था। चित्रांग पूरे कमरे को हैरानी से देखते हुए, माही ये क्या है? माही जिसने अंदर आते हुए अपना बैग सोफे पर रख दिया था, चित्रांग के बाद सुन पलट कर उसकी तरफ देखते उसके हाथों में केक था जिसमें एक मोमबत्ती जल रही थी। चित्रांग माही को टकटकी लगाकर देखते हुए बोला, माही। माही चित्रांग की बात को बीच में काट कर एक अच्छा सा विष मांगकर मोमबत्ती बुझाओ। माही के बाद सुन चित्रांग हल्का सा उसके पास आकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विष मांगने लगता है और माही उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। जब चित्रांग आंखें खोल कैंडल बुझाता है तो माही उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाती है, जिसे सुनते हुए चित्रांग केक कट करके माही को उसका छोटा सा पीस खिलाकर बाकी खुद खाते हुए बोला, मतलब मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज था? माही चित्रांग के बाद अपना सिर हिलाते हुए बाकी का केक कॉफी टेबल पर रखकर बोली, बिल्कुल सही। फिर उसे बिस्तर पर रख एक गिफ्ट बॉक्स को उठाकर देते हुए बोली, और ये तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट। चित्रांग गिफ्ट बॉक्स को देख माही से बोला, क्या है इसमें? माही चित्रांग के एक्साइटमेंट पर मुस्कुराते हुए बोली, खुद खोल कर देख लो। चित्रांग उसे बड़े से बॉक्स को बेड पर रख कर खोलना शुरू करता है तो उसके अंदर और भी कई सारे बॉक्स थे, जिन्हें देखकर चित्रांग माही की तरफ देखना है, जिसे देखते हुए माही उसे बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए बोले, खोलो। चित्रांग माही की बात पर एक छोटे से बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक वॉच थी, जिसे देख चित्रांग माही की तरफ देखते हुए बोला, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी वॉच है। ये सुनकर माही अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि अगर लड़कियां कोई गिफ्ट दे तो उसे चुपचाप रख लेना चाहिए, ना कि उसमें नुक्स निकालना चाहिए? मैंने नुक्स कहाँ निकाले, मैं बस कहा कि मेरे पास बहुत सारे वॉच है। चित्रांग ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जिसे सुनकर माही बच्चे बाकी बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए, बाकी को खोलने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें घर में दे दूंगी सब लोगों को। ये सुनकर चित्रांग बॉक्स को गले लगाते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, ये मेरे गिफ्ट है, मैं किसी को क्यों दूँ? तुमने जब तक दिया नहीं था तब तक तुम्हारा हक था, अब दे दिया ना तो अब मेरा है ये। माही माही चित्रांग की बात पर उसे देखते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हारी हूँ ना, मुझ पर हक क्यों नहीं जताते? चित्रांग माही की बात पर उसे देखते हुए, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर किया ही नहीं है, मैं तो तुम्हें हमेशा अटेंशन देता हूँ। ये कहकर सुनकर माही बिस्तर के सामने रखे बड़े से टेबल पर बैठते हुए चित्रांग से, आज के गिफ्ट में मैं भी हूँ, इसलिए हेसिटेट होने की जरूरत नहीं है। माही की बात पर चित्रांग हैरान नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू आर रियली सीरियस कि हमें ये करना है? चित्रांग हैरान नजरों से देखकर माही अपने दांत पिसकोले, लगता है कि तुम डर रहे हो। चित्रांग अपना सिर जल्दी से नहीं में हिलाकर, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि तुम सच में सीरियस हो ना, कि हम अपने रिलेशन को सेकेंड स्टेज तक लेकर जाएंगे। बाद में मुझे बिल्कुल भी ताने मत देना, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। चित्रांग की बात पर माही टेबल से उतरकर चित्रांग के सामने जा उसके चेहरे को पकड़ लेती है और चूमना शुरू कर देती है। चित्रांग अचानक माही के ऐसा करने पर थोड़ा सा हैरान होने के बाद उसके बालों में हाथ डालकर उसका साथ देना शुरू करता है। दोनों एक दूसरे को होठों को लगभग खा रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद चित्रांग खुद के अंदर हो रही बेचैनी को महसूस करते हुए माही के होठों को छोड़ देता है तो माही गहरी सांस भरने लगती है। गहरी सांस भरने के कारण माही के ऊपर नीचे हो रहे सीने को देखते हुए चित्रांग अपने होठों को दांतों तले दबाकर एकदम से माही के नजदीक आकर उसे आधा बिस्तर पर पुश करते हुए, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पाना चाहता हूँ। इतना कहकर चित्रांग माही के साड़ी के पल्ले हटाकर उसके क्लीवेज पर चूमना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे मार्ग छोड़ रहा था। माही चित्रांग की जल्दीबाजी को देखते हुए धीरे से बोली, चित्रांग प्लीज बी जेंटल। चित्रांग माही की बात पर थोड़ा सा असमेड हो कि माही की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी आई वॉज लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल। ये कहते हुए चित्रांग के गाल लाल हो जाते हैं और माही को अलग होकर उठकर बैठ जाता है और तो माही भी उठकर बैठ जाती है और चित्रांग के तरफ देखने लगती है। चित्रांग माही की नज़र को खुद पर महसूस करते हुए, मुझे लगता है कि हमें शावर ले लेना चाहिए। ये सुनकर माही अपना सिर हिलाते हुए, ओके तो साथ में शावर ले। माही की बात पर चित्रांग इधर उधर देखते हुए, मुझे प्यास लग रही है। माही चित्रांग की बात सुनकर उसे वॉशरूम की तरफ इशारा कर, चलो तुम्हारी सारी प्यास बुझाती हूँ। इतना कहकर माही अपनी साड़ी को निकाल कर वहीं रख देती है और वो पेटीकोट और ब्लाउज में थी। उसके ब्लाउज सिर्फ एक डोरी पर टिके हुए थे और
उसकी पूरी बैक रिवील हो रही थी, जिसे देखते हुए चित्रांग अपने होठों को दांतों तले दबाकर बोला, ओह फक हाउ सेक्सी। इतना कहते हुए चित्रांग अपने कोट को निकालकर उसके डायरेक्शन में फेंक देता है जहां पर माही ने अपनी साड़ी को रखा था। फिर अपने बेल्ट को निकालकर फिर फेंक देता है और शर्ट के बटन को खोलते हुए अपने कदम माही की तरफ बढ़ा देता है। माही ऑलरेडी वॉशरूम के अंदर जाकर बाथटब में बैठी हुई थी, जिसे देखते हुए चित्रांग अपने शर्ट और पैंट को पहने शावर लेने लगता है, जिसे देखकर माही कहती है, तुम सच में ऐसे ही नहाओगे। चित्रांग माही की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। जिसे सुनकर माही बाथटब से बाहर निकल चित्रांग के पास आकर खड़ी हो जाती है और चित्रांग के अपनी इंटेंस भरी आंखों से देखते लगते हैं। माही की इंटेंस भरी आंखों को देख चित्रांग अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए बोला, माही तुम मुझे इस तरीके से देखकर डरा रही हो क्या? कच्चा खाने होने। चित्रांग इतना ही कह पाया था जब माही पंजों के पास खड़ी हो उसके ठुड्डी से टपक रहे पानी को पीते हुए चूमने लगती है। माही के ऐसा करने पर चित्रांग के दिल में धड़कनें बढ़ जाती है और वो भी माही के कमर को कस कर पकड़ लेता है और अपना सिर नीचे झुकाकर माही के होठों को चूमने लगता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।